नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हर्ष। आप देख रहे के न्यूज़। समाचारों में नज़र करते हैं। किसान आंदोलन से नुकसान प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी को आमंत्रित नहीं कर सकते। एसजीपीसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने कहा कि एसजीपीसी यानी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तमाम सिखों की साझी संस्था है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाए गए केंद्रीय कृषि कानूनों की वजह से पंजाब के किसान का खास नुकसान हो रहा है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी जारी है। हालांकि आंदोलन को खत्म करने को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत जारी है। इसी बातचीत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर के कौर ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर अतिथि आमंत्रित नहीं किया जा सकता। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने कहा कि एसजीपीसी यानी सिख गुरुद्वारा के प्रबंधक कमेटी के तमाम सिखों का साझी संस्था है और इसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लाए गए केंद्रीय कृषि कानूनों की वजह से पंजाब के किसान का खास नुकसान हो रहा है। उसे देखते हुए इस बार श्री तेग बहादुर जी के 400 प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी के बतौर अतिथि आमंत्रित नहीं किया जा सकता। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के सरकार की बातचीत का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को किसानों के आंदोलनों को लेकर चिंता जताई। हालांकि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट से की कि हमें उम्मीद की जल्द ही यह गतिरोध समाप्त होगा। 3 नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को लेकर कुछ वकीलों की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस बोबडे ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें हालात में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। पीएम और सीएम की फोटो के साथ प्रचार मामले में कंपनी का सीईओ और पीआर एजेंसी का मालिक गिरफ्तार। मोबाइल कंपनी से सीईओ डीपी त्रिपाठी और पीआर एजेंसी के मालिक आशीष गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी मामले में यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाकर मोबाइल लॉन्चिंग के प्रचार मामले में लखनऊ हजरतगंज पुलिस ने एक्शन लिया है और पुलिस ने मोबाइल कंपनी के सीईओ डीपी त्रिपाठी और पीआर एजेंसी के मालिक आशीष गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी मामले में यूपी सरकार मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और आपको बता दें कि आशीष गुप्ता को लखनऊ की ही इंदिरा नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जबकि डीपी त्रिपाठी की गिरफ्तारी बाहर से हुई है। फिलहाल पुलिस मामले में कोई जांच में जुटी है और इससे पहले मंत्री कपिल देव अग्रवाल पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो लगाने को लेकर पीआर एजेंसी से जिम्मेदारी बताया था। इससे होर्डिंग लगाने वाले आशीष गुप्ता और सीआई डीपी त्रिपाठी से पूछताछ में कई राज खुल सकते हैं। इस मामले में लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा कि पीएम और सीएम के पोस्टर लगाकर मोबाइल कंपनी के प्रचार के मामले में कंपनी के सीईओ पर पीआर एजेंसी के मालिक सहित अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। सीईओ पीआर एजेंसी के मालिक दोनों गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं। इसमें एक को इंदिरा नगर से जबकि दूसरे को बाहर से गिरफ्तार कर दिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई जाएगी। क्या बढ़ेगा ट्रेनों का किराया? भारतीय रेलवे ने दिया ये जवाब। भारतीय रेलवे में न ट्रेनों का किराया बढ़ाया जाने की खबरों का खंडन किया है। रेलवे ने कहा है कि ट्रेनों में किराया बढ़ोतरी के फिलहाल कई विचार नहीं है। रेलवे ने ट्रेनों का किराया बढ़ाने की खबरों को निर्धार और तथ्यहीन बताया है। भारतीय रेल ने ट्रेनों का किराया बढ़ाने जाने की खबरों की खंडन किया है और रेलवे ने कहा है कि कुछ मीडिया के रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ट्रेनों को यात्री किराए में कुछ बढ़ोतरी और संभावना है, जबकि ट्रेनों में किराया बढ़ाने की खबरें निर्धार और तथ्यहीन है। रेलवे ने कहा कि ट्रेनों में किराया बढ़ोतरी का फिलहाल कोई विचार नहीं है। भारतीय रेलवे में 6 जनवरी से ट्रेनों का किराया बढ़ाने का विचार कर रही है।
रेलवे ने किराया बढ़ाने की खबरों का खुद खंडन किया है। वहीं पीआईबी ने भी फैक्ट चेक किया है और माध्यम से ट्रेनों का किराया बढ़ाने की खबरें पूरी तरह भ्रामक बताया है। रेलवे ने ट्रेनों का किराया बढ़ाने का कोई योजना बनाई नहीं है। आयकर की पूछताछ पर बोले रॉबर्ट वार्ड के यह उत्पीड़न है, मेरा पूरा कारोबार पारदर्शी है। रॉबर्ट का वार्ड ने कहा कि आयकर विभाग की टीम में दफ्तर से 23,000 दस्तावेज लेकर गई है। मैंने कोई टैक्स चोरी नहीं की, सब टैक्स भरा गया है। मैं कहूँगा कि यह एक उत्पीड़न है। बेनामी संपत्ति केस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से आयकर विभाग की टीम ने सोमवार और मंगलवार को पूछताछ की है। इसी पूछताछ के बारे में बताते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने बुधवार को कहा कि मैं हमेशा ईडी और आयकर द्वारा दी गई नोटिसों का पालन करता हूं। जो भी उनके सवाल थे उनका जवाब दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि आयकर विभाग की टीम में दफ्तर 23,000 दस्तावेजों को लेकर है। मैंने कोई टैक्स चोरी नहीं की, सब टैक्स भरा गया है। मैं कहूँगा कि यह एक उत्पीड़न है और वे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि उन्होंने पूछताछ से पहले मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है और पहले ही दिन उन्होंने 9 घंटे तक पूछताछ की। कल उन्होंने 5 घंटे तक पूछताछ की है। रॉबर्ट वाड्रा ने कि मैंने उन्हें बताने का जवाब दिया है और समझाया कि मैं आयकर विभाग कार्यालय नहीं गया क्योंकि मैं कोरोना और महामारी का दौर चल रहा है और मुझे अपने और अपने परिवार की रक्षा करनी है। मेरा सारा व्यवसाय बीकानेर और मुरादाबाद के पारदर्शी है और गैरतलब की आयकर विभाग ने फरीदाबाद के बीकानेर में जमीन घोटालों को लेकर वाड्रा से पूछताछ की थी। राजस्थान अलवर के डीएसपी 3 लाख की रिश्वत लेकर एसएचओ से भी पूछताछ। परिवादी रशीद खान और अकबर खान के जयपुर में एसबी की महानिदेशक के बीएल सोन की रिश्वत मांगे जाने पर शिकायत की थी। शिकायत में परिवादी के बताया था कि राजनीतिक रंजिश के चलते अलवर के विभिन्न थानों में उनके परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। हेरंजा राजस्थान के अलवर के जिले में तैनात एक पुलिस उपाधीक्षक और एक कांस्टेबल को एक एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जबकि इस मामले में एक थानाधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध है और जिसे एसबी ने पूछताछ के लिए तलब मामला और अलवर पुलिस उपाधीक्षकता ने सपात खान के और कांस्टेबल असलम खान से जुड़ा है। एनईबी में सीईओ सपात खान के आवास एसबी ने छापा मारकर उन्हें 3 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। अब उनके खिलाफ एसबी कार्यालय के बुध और बिहार के आगे एक कार्यवाही की जा रही है। जयपुर एसबी के ऊपर पुलिस अधीक्षक संजीव नैन और पुलिस उपाधीक्षक चित्रगुप्त महावीर एक शिकायत पर एक कार्रवाई का अंजाम दिया है। इस मामले में पारावारी तिजारा राशिद खान और अकबर खान के जयपुर के एसबी के महानिदेशक बीएल सोनी के रिश्वत मांगे जाने पर शिकायत की थी। शिकायत में पारावादी ने बताया था कि राजनीतिक रंजिशों के चलते अलवर के विभिन्न थानों में उनके परिवारों के खिलाफ मुकदमे और दर्ज कराए गए हैं। इन मामलों में राहत दिलाने के लिए नाम पर डीएसपी सपात खान और एचएसओ जहीर अब्बास उनसे 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। एमएलसी इलेक्शन के 3 राज्यों की विधान और परिषद सीटों का ये शेड्यूल जारी। 28 जनवरी को वोटिंग। एमएलसी चुनाव के लिए 11 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 18 जनवरी तक चलेगी। 19 जनवरी को नामांकन पत्रिकाओं का जांच और 21 जनवरी को नाम वापसी होगी। 3 राज्यों की विधानसभा परिषद की सीटों के लिए 28 जनवरी को चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग के अंडर सेक्रेटरी प्रफुल्ल अवस्थी के मुताबिक यूपी का विधान परिषद के 12 सदस्य 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं, जबकि बिहार विधानसभा परिषद के लिए सदस्य विधानसभा के लिए चुने गए हैं और एक इस्तीफा दिया है। आंध्र प्रदेश विधान परिषद की सदस्य पी सुनीता ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसमें उन सभी सीटों पर चुनाव होने। निर्वाचन आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिषद 31 जनवरी को रिटायर होने वाले 31 सदस्य यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, अहमद हसन, आसू मलिक, धर्मवीर सिंह, अशोक नसीमुद्दीन सिद्दीकी, प्रदीप जाटव, रमेश यादव, रामजतन, लक्ष्मण आचार्य, वीरेंद्र सिंह और साहिब सिंह सैनी शामिल है। वहीं बिहार विधान परिषद में सुशील मोदी ने
9 दिसंबर को इस्तीफा दिया है, जबकि विनोद नारायण ने 11 नवंबर को विधानसभा के लिए निर्वाचित हो गए। मोदी का कार्यालय 6 मई 2024 तक, जा सका कार्यालय अगले साल 21 जुलाई तक है। उधर आंध्र प्रदेश विधानसभा के परिषद सदस्य पी सुनीता ने भी इस्तीफा दे दिया है। बदायूं गैंगरेप, विपक्षी नेताओं ने दोषित की कड़ियों की सजा की मांग, उप अपराधियों को बचाने की कोशिश न करे सरकार। बदायूं के रविवार में 50 वर्षीय महिला अपने गांव के मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, लेकिन उसका शव संदिग्ध हालतों में मिला था। पुलिस ने जबकि इस मामले की जांच की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो गैंगरेप की पुष्टि हुई। मामले में 2 गिरफ्तारियों को गिरफ्तार कर चुके हैं और तीसरे की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश में गैंगरेप की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। नया मामला बदायूं जिले के, जहां 50 वर्षीय महिला का गैंगरेप करने के बाद हत्या कर दी गई। गैंगरेप कांड के संबंधित क्षेत्र थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। विपक्षी दलों को ये और से घटना की कड़ी निंदा की जा रही है। मायावती ने गैंगरेप के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का जाने की मांग की है। इस बीच समाजवादी पार्टी का एक दल पीड़िता के परिजनों से मिलने जाएगा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने आज बुधवार को ट्वीट कर घटना पर चिंता जताई, दोषियों को सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक महिला के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की घटना अति दुखद और वह अति निंदनीय है। राज्य सरकार की इस घटना को गंभीरता से ले वे दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करें, भी सुनिश्चित करके, ताकि ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो। और बीएसपी की यह मांग प्रदेश के एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए कहा कि बदायूं में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हैवानियत और दर्दनाकी के विविध स्वरूप में पोस्टमार्टम सामने आया और वे दिल दहला देने वाली बात थी। बढ़ेगी भारतीय सेना की ताकत, युद्धपथों पर तैनात होगा अमेरिका का ये खतरनाक हथियार। 127 मिमी मीडियम कैलिबर बंदूक अमेरिका की BE सिस्टम आती है। भारत 11 से ऐसे हथियार खरीदने के लिए अमेरिका के साथ चर्चा कर रहा है। चीन से जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाली और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के युद्धपथों पर के तत्काल कैबिर और बंदूकों से लैस कर सहमति दे दी है। और सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि भारत की अमेरिकी नौसेना को कैलिबर गन के लेने की और कदम बढ़ा रहा है और इसी हथियारों को युद्धपथ और तैनात किया जाएगा। 127 मिमी मीडियम कैलिबर बंदूक की अमेरिका BSI सिस्टम द्वारा निर्मित की जाती है। भारत 11 ऐसे हथियारों को खरीदने के लिए अमेरिका के साथ चर्चा कर रहा है। ये डील 600 मिलियन अमेरिकन डॉलर की होगी और भारत में 11 127 मिमी मीडियम कैलिबर गन हासिल करने के लिए अमेरिका सरकार को एक पत्र भी लिखा है। अमेरिका प्रशासन की लिखी गई चिट्ठी में मुताबिक भारतीय नौसेना पहली 3 बंदूकों अमेरिका नौसेना की स्टॉक देने की मांग कर रही है, जिससे भारतीय नौसेना की युद्धपथों पर इसे जल्द से जल्द लैस कर दिया जाएगा। और बता दें कि अमेरिका और भारत के रक्षा संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। इस वर्ष भारत के GDP में आएगी 9.6% की गिरावट, अगले साल मिलेगी रफ्तार। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त और 2020 और 21 में 9.6% गिरावट आने की अनुमान है। अच्छी खबर यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 और 22 में बाउंस बैंक कैर्गी वर्ल्ड के बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूद वित्त 2020 में 21 में 9.6% की गिरावट आएगी। अर्थव्यवस्था में आई गिरावट घरेलू खर्चों और निजी निवेश में बढ़ती हुई दर्शता के वो बैंक के ग्लोबल इकोनॉमी रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया गया है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था और 2020 में 21 में 9.6% गिरावट आने की अनुमान है। हालांकि अच्छी खबर यह भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त 2021 और 2022 में बाउंस बैंक करेगी और विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों की आय बुरी तो नहीं होती और प्रभावित हुई है, जिससे करीब 80% लोग रोजगार मिला हुआ है। अनुमान मुताबिक सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में तेज गति से रिकवरी देखने मिलेगा। और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान और बात करके तो वर्ल्ड और बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था
सुस्त रहेगी और वित्त वर्ष और 2020-21 में 0.5% आपस में बढ़ेगी। समाचार में अब वक्त हो गया एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे। Australian Premium Soap. As most of us don't realize,